हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कुछ ही मिनटों में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, इन सब की क्लासिफिकेशन की शुरुआत सबसे पहले एरिस्टोटल ने की थी। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से प्लांट्स को उनकी हाइट्स, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ में बांटा था। एनिमल के लिए उन्होंने ब्लड के कलर के ऊपर डिपेंड रखा था। अगर ब्लड का कलर रेड है तो इनाइमा, अगर नहीं है तो इनाइमा। यहाँ पर ए का मतलब अपसेंट होता है। इसके बाद कैरलस लीनियस आए, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस बढ़ी, अर्नेस्ट हैकल ने तीसरा, कोपलैंड ने चौथा, आखिर में 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो आज सबसे ज़्यादा माना जाता है। विटेकर ने सिर्फ मार्फोलॉजिकल तरीके से नहीं, बल्कि 5 बेसिस के ऊपर इन्होंने ये किंगडम दिया था। इनके विटेकर के 5 मेन क्राइटेरिया हैं, जैसे कि सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूट्रिशंस ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं जो खाना खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो खाना खुद नहीं बना सकते। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है या फिर एसेक्सुअल है। इवोल्यूशंस कैसा है, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम मोनेरा। दोस्तों, किंगडम मोनेरा के जो मेन मेंबर होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, जो हर जगह पाए जाते हैं। इन्हें इनके शेप्स के आधार पर 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। जो गोल्ड होते हैं उनको कोकी बोलते हैं, जो रोड शेप के होते हैं उनको बेसिली बोलते हैं, और जो कोमा शेप के होते हैं उनको विब्रियो, और जो स्पाइरल शेप के होते हैं उनको स्पाइरिला बोलते हैं। और बैक्टीरिया को आगे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं आर्ची बैक्टीरिया, जो दुनिया के बहुत अजीबो गरीब और मुश्किल इलाकों में रहते हैं, जैसे बहुत सॉल्टी एरिया में हेलोफाइल्स, बहुत गर्म इलाकों में थर्मो एसिडोफाइल्स, और थोड़ी मार्शी या फिर दलदली इलाकों में रहते हैं, उनको मिथेनोजेंस बोलते हैं। मिथेनोजेंस ही जो वो बैक्टीरिया होते हैं जो गाय भैंस के गट में मिलते हैं, जिनसे CH4 मतलब मीथेन और बायोगैस बनती है। दूसरी कैटेगरी है यू बैक्टीरिया की, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनमें साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, जो प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ यू बैक्टीरिया जैसे नोस्टोक, हवा के जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको हेट्रोसिस्ट की एक स्पेशल सेल होती है नोस्टोक के अंदर, उसको नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो दूध से दही बनाना, बीमारी फैलाने में काम आते हैं। आखिर में आते हैं माइकोप्लाज्मा। ये बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज़म होता है, मतलब ये इतना छोटा ऑर्गेनिज़म होता है, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, और इसके पास अपनी सेल वॉल भी नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। दोस्तों, किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज जो है तय नहीं है, क्योंकि इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई जैसे दिखने वाले सारे सिंगल सेल्स यूकैरियोट्स आ जाते हैं। इस किंगडम के मेंबर्स ज़्यादातर जो है पानी में रहते हैं। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल्स और सेक्सुअल्स दोनों तरीक़ों से होता है। चलिए इसके जो 5 मेन ग्रुप्स होते हैं उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है इसमें क्रीसोफाइट्स, जिसमें डायटम्स आते हैं। इनकी सेल वॉल साबुनदानी या मतलब सोप बॉक्स होता है ना, उसकी तरह होती है। ये एक दूसरे के ऊपर फिट होती है, और इनमें सिलिका होता है, जो इन्हें कभी ख़त्म नहीं होने देता। जब ये मरते हैं तो समुद्र के नीचे डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं, जो कि पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशंस में काम आती है। दूसरे हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स, जो ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी सेल वॉल पर सेलुलोज की सख्त प्लेट होती है, और इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं, गोनिकैलक्स। जैसे कि डाइनोफ्लैजेलेट्स समुद्र को लाल कर देते हैं, जिसे हम रेड टाइड्स कहते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, तो आप इसको नोट्स करके रखना। तीसरा है यूग्लेनॉइड्स, जो रुके हुए पानी में मिलते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती, बल्कि पेलिकल नाम की एक प्रोटीन लेयर होती है, जो इनकी बॉडी को लचीला मतलब फ्लेक्सिबल बनाती है। ये धूप में खाना खुद बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज छुपता है तो ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब जीवों को खाने लगते हैं। फिर छोड़ते हैं स्लिम मोल्ड्स, जो सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं। सही हालात में ये एक झुंड बनाते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। जब हालात ख़राब होते हैं तो ये स्पोर्स बनाते हैं, जो हवा के ज़रिए फैलते हैं और सालों तक ज़िंदा रहते हैं अपने इसी तरीके से। आखिर में आते हैं प्रोटोजोआंस, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं।
इनके 4 मेन टाइप्स हैं। एमोबॉइड जो अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया से चलते हैं, फ्लैजेलेट्स जैसे ट्रिपेनोसोमा, सीलिएटेड जैसे पैरामीशियम, और स्पोरोजोआंस जैसे मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम फंजाई। अब बात करते हैं किंगडम फंजाई की। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते। इनकी बॉडी लंबे धागों जैसी होती है जिसे हाइफी कहते हैं, और इन धागों के जो जाल होता है उसको माइसीलियम कहा जाता है। फंजाई की सेल वॉल चिटिन से बनी होती है। इन्हें इनके स्ट्रक्चर और स्पोर्स बनाने के तरीके पर 4 मेन क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास होती है फाइकोमाइसिटीज़ की। ये ज़्यादातर पानी में या सड़ी गली लकड़ियों पर मिलते हैं। इनका माइसीलियम असेप्टेड होता है, यानी धागों के बीच अगर 2 धागे हैं उनके बीच में कोई वॉल या कोई दीवार नहीं होती है। इनका एग्जांपल्स है म्यूकोर और रिजोपस जो ब्रेड पर उगता है। दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटीज़ की, जिन्हें सैक फंजाई भी कहते हैं। ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, लेकिन यीस्ट इसका एक एक्सेप्शन है जो सिंगल सेल्स होता है। इनके सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो एक थाली यानी कि एस्की के अंदर बनते हैं। तीसरी क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज़ की, जिन्हें हम आमतौर पर मशरूम या ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते, बल्कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशंस होता है। मतलब ये भी एक तरह का रिप्रोडक्शंस ही होता है, फ्रेगमेंटेशंस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। एगेरिकस जो जिसको हम मशरूम भी कहते हैं, और पुकीनिया रस्ट फंगस इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, मतलब इसके बाद भी और एग्जाम्पल्स हैं। आखिर में आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़, जिन्हें फंजाई इम्परफेक्ट कहा जाता है। इन्हें इम्परफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका सेक्सुअल स्टेज अभी तक पता ही नहीं चला है। ये ज़्यादातर कचरे को डिकम्पोज करते हैं, मिनरल्स को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। अब आते हैं वायरस, विरॉइड्स, पीरियंस और लाइकेंस पर। अब हम उन जीवों की बात करेंगे जिन्हें विटेकर ने अपने सिस्टम में जगह ही नहीं दी। सबसे पहले आते हैं वायरस। ये नॉन सेलुलर होते हैं और जब तक किसी होस्ट बॉडी के बाहर हैं, मतलब ये इनएक्टिव है, मतलब मरे हुए हैं। जैसे इन्हें होस्ट मिलता है उसके अंदर ये ज़िंदा हो जाते हैं। जैसे कि वायरस होता है, एक HIV वायरस होता है, और इनमें जेनेटिक मटेरियल DNA या फिर RNA होता है, जो एक प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड बनाता है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, उससे ढका हुआ होता है। इसके साइंटिस्ट के नाम जो है नीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि लेवानोस्की ने इसकी सबसे पहले खोज की थी, वायरस को ढूंढा था। दूसरे थे वेजेरनिक ने इसे कॉन्टेजियनियम विवियम फ्लूडियम कहा था, यानी एक ज़िंदा जहरीला फ्लूड। और फिर थे स्टैनली ने दिखाया था कि वायरस को ऐसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। फिर आते हैं विरॉइड्स। इन्हें 1971 में T.O. डाइनर ने ढूंढा था। ये वायरस से भी छोटे होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ फ्री RNA होता है। इसके बाद आते हैं पीरियंस। ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो गलत तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, मतलब एबनॉर्मली तरीके से फोल्ड हो जाते हैं और दिमाग की बीमारियों को फैलाते हैं, जैसे कि मैड काउ डिजीज़ जो जानवरों में एक पागल गाय हो जाती है ना, उसमें होती है। आखिर में आते हैं लाइकेंस। ये कोई मतलब ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं है, एल्गी और फंजाई का एक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। इसमें एल्गी जो है खाना बनाता है और फंजाई रहने के लिए उसको जगह देता है, न्यूट्रिशन देता है, पानी वगैरह देता है। और इनको हम पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर पॉल्यूशन होता है ये वहाँ पर उगते ही नहीं हैं, तो ये पॉल्यूशन को इंडिकेट भी करते हैं, मतलब पॉल्यूशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर्स। उम्मीद है आपको ये चैप्टर्स बहुत बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैप्टर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए भाई, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।